प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समसामयिक विषय में आज मैं जिस विषय का चुनाव किया हूं वो अत्यंत ही रोचक है। आज हम लोग जानेंगे कि जर्मनी में उत्सर्जन मुक्त ट्रेनें का संचालन की योजना बनाई जा रही है और ये जो ट्रेन होंगी ये हाइड्रोजन से चलेंगी। क्या हाइड्रोजन ईंधन वास्तव में परिवहन के लिए एक विकल्प है? तो प्रश्न चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ है। निर्णय तो आपको लेना ही पड़ेगा, निष्कर्ष तो आपको देना ही पड़ेगा कि क्या जीवाश्म ईंधन की जगह हाइड्रोजन ले सकते हैं क्या, क्योंकि हाइड्रोजन को तो भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो कब यह भविष्य का इंजन बनेगा इसको भी तो जान लेना यहाँ आवश्यक मुझे जान पड़ता है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो ये एक ऐसे ही ट्रेन की आप एक संरचना देख रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और उसको सीखते हैं हम लोग। यह प्रश्न है जिसको हम लोग अंतिम में हल करेंगे सीखने के बाद। तो इसको देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों को यहाँ एक बात समझ में आना चाहिए साथियों कि थोड़ा पृष्ठभूमि को समझ लेना चाहिए। आज देखते हैं तो हम लोगों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ते समय के साथ बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी? क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि होगी। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के अनुसार वर्ष 2023 तक भारत की जनसंख्या चीन को पार कर जाएगी और हम लोग विश्व के सबसे बड़े आबादी वाले देश हो जाएंगे। तो इस जनसंख्या में बढ़ोतरी के साथ ऊर्जा की भी मांग बढ़ेगी और ऊर्जा के दो बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग हैं। एक तो है बिजली के रूप में और यह बिजली आज समस्त टेक्नोलॉजियों का आधार है, चाहे 5G की बात करें, चाहे इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करें, मशीन लर्निंग की बात करें, ब्लॉकचेन की बात करें। तो सभी ये जो टेक्नोलॉजी हैं इन सब का आधार ही क्या है? तो इलेक्ट्रिसिटी है। तो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत हमारे आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा पड़ने वाली है। साथ में आज आप जानते हैं कि हर एक मानव निशाचर हो चुका है, रात में जगता है, दिन में सोता है। तो रात में जगेगा तो विद्युत की आवश्यकता होती है। अभी दिन में तो वैसे भी लाइट जला के रखते ही हैं। अगर रात को सो जाता तो वह वाली बिजली बच जाती, लेकिन हम मानते कहाँ हैं। दूसरी जो हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ती है वह है परिवहन के क्षेत्र में। परिवहन के क्षेत्र में हमें जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला, तो इन सभी चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ती है। आजकल परिवहन में विद्युत वाहन भी चल रहे हैं, लेकिन अभी उनकी संख्या, उनका हिस्सा बहुत ही कम है। और यह जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा का अधिकांश भाग कहाँ से आता है? तो जीवाश्म ईंधन से आता है। जीवाश्म ईंधन यानी कि क्या क्या हो गए? पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोल हो गया, मीथेन हो गया यानी CH4 जिसको नेचुरल गैस के भी नाम से जाना जाता है। तो यह जो इलेक्ट्रिसिटी है या फिर ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, तो भारत देश में 60% जो बिजली बनती है वो कहाँ से आता है? तो थर्मल पावर प्लांट से। और थर्मल पावर प्लांट जो है वह कोयले पर आधारित होता है। तो यानी कि इस बिजली का भी 60% बिजली का भी स्रोत क्या है? तो जीवाश्म ईंधन है। और जब बिजली उत्पादन के दौरान या परिवहन में हमारी गाड़ी के दौरान जब भी जीवाश्म ईंधन का दहन होगा, जब भी फॉसिल फ्यूल का दहन होगा, तो उस दौरान भारी मात्रा में विषैले और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। ये जो विषैले गैस होते हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, वह जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े में चले जाते हैं और अनेक बीमारियों का कारण बनते हैं। ये जो ग्रीन हाउस गैस हैं जैसे इसमें CO2 हो गया, CH4 हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, यह पृथ्वी के तापमान को बढ़ा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। और ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम है कि जलवायु परिवर्तित हो रहा है। और वर्ष 2022 का मानसून में छत्तीसगढ़ के ऊपर इस जलवायु परिवर्तन का प्रभाव देख सकते हैं। एक तरफ सरगुजा संभाग पानी की समस्या से जूझ रहा है, तो एक तरफ बीजापुर पूर्णतः जल से पूरित होने के कगार पर है। वहां 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा वर्ष 2022 में हो चुकी है। या ये मैं कहूँ कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ में जितनी औसत वर्षा होती थी 114 सेंटीमीटर के आसपास, वह
तो अभी 17 दिन बाकी है, 30 सितंबर तक छत्तीसगढ़ में मानसून की तारीख मानी जाती है, तो अभी ही वह 115 सेंटीमीटर हो गया, यानी 101% बरस चुकी है। तो बारिश तो देखोगे ज़्यादा हुई है, लेकिन सरगुजा संभाग के लोग बेचारे बूंद बूंद को कलप रहे हैं। क्या, किसके कारण? जलवायु परिवर्तन के कारण। जलवायु परिवर्तन किसके कारण हुआ? तो वैश्विक तापन के कारण। और वैश्विक तापन किसके कारण हुआ? तो ग्रीन हाउस गैस के कारण। और ग्रीन हाउस गैस कहाँ से आया? तो जीवाश्म ईंधन के दहन के लिए। तो अगर हम लोगों को जो विषैले गैस हैं और इस प्रकृति के विनाश से बचना है, यह जो जलवायु परिवर्तन है, वैश्विक तापन है, पृथ्वी को विनाश की ओर लेकर जा रही है। अगर इन सभी चीज़ों को देखते हुए अगर बचना है तो हम लोगों को जीवाश्म ईंधन की जगह नवीनीकृत और स्वच्छ ऊर्जा का प्रयोग करना पड़ेगा। और उसका विकल्प क्या है? तो हमारे पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन दहनशील होता है और जलने के बाद वह भारी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन करता है, जो स्वच्छ भी होता है और एफिशिएंट यानी कि दक्ष भी होता है। तो सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि हाइड्रोजन के जरिए कैसे ऊर्जा उत्पादित कर सकते हैं। हाइड्रोजन के जरिए ऊर्जा उत्पादन करने का अर्थ है कि हाइड्रोजन के जरिए बिजली का उत्पादन। तो आइए देखते हैं। आप यहाँ पर एक स्लाइड देख रहे हैं मेरे मित्रों, तो इसको पहले मैं समझा देता हूं। ये तो आप 2D डायग्राम देख रहे हैं, लेकिन 3D में देखेंगे तो यह एक बैटरी की तरह आपको दिखेगा। ये जो देख रहे हैं, ये जो पहली वाली पट्टी है इसको एनोड कहा जाता है, और ये जो बीच वाले देख रहे हैं यह इलेक्ट्रोलाइट है, और ये जो पट्टी देख रहे हैं ये कैथोड है। अभी देखते हैं इसमें सबसे पहला कार्य क्या होगा कि हम लोग यहाँ से फ्यूल देंगे, फ्यूल में हाइड्रोजन देंगे, हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, और यह जो एनोड है जो प्लेटिनियम से बना होता है, यह एनोड हाइड्रोजन के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को अलग कर देता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एक ही होता है, और हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, केवल प्रोटॉन होते हैं, और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो उस नाभिक की चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है। तो ये जो एनोड है इस हाइड्रोजन को अलग कर देता है और इस प्रोटॉन को अलग कर देता है। या तो यहाँ प्रोटॉन लिख दीजिए या तो H+ लिख दीजिए। यहाँ प्लस यह दिखाता है कि इससे एक इलेक्ट्रॉन अलग हो गया है, तो एक ही तो इलेक्ट्रॉन होता है, अगर वो अलग हो गया तो वहाँ तो प्रोटॉन बचेगा, या तो उसको H+ कह दीजिए, बात वही है। तो ये जो एनोड होता है वह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को अलग कर देता है हाइड्रोजन से। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट आप देख रहे हैं, इस इलेक्ट्रोलाइट की विशेषता यह होती है, इसका निर्माण इस तरीके से किया जाता है कि यह अपने में से होकर प्रोटॉन को तो जाने देता है लेकिन इलेक्ट्रॉन को मना कर देता है। अब इलेक्ट्रॉन के पास विकल्प नहीं बचता है, वह कोई और रास्ता देखता है। परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, कोई न कोई रास्ता का अस्तित्व जरूर होता है, जरूरत होता है तो ढूंढने का। इलेक्ट्रॉन को यहाँ पहुँचना था, उसने और रास्ता ढूंढा, तो वो रास्ता आप यहाँ से देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन इस रास्ते से यहाँ तक पहुँच जाता है, और इलेक्ट्रॉन एक आवेश है, और जब भी आवेश चलता है तो वहाँ पर विद्युत धारा बनती है। विद्युत धारा क्या होती है? आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। अगर आवेश चलेगा तो विद्युत धारा का उत्पन्न होना तो निश्चित है। तो यहाँ जब इलेक्ट्रॉन चलेगा और अगर हम लोग यहाँ एक बल्ब बना दें तो यह बल्ब जल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। ये देख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, आप देख रहे होंगे तो वेस्ट टू ईस्ट, और जो करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो करंट का फ्लो इस दिशा में होगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आता है और यहाँ से प्रोटॉन इधर आता है। साथ में हम लोग क्या करते हैं तो यहाँ पर वायु भेजते हैं, O2 भेजते हैं। तो ये प्रोटॉन हो गया, यह इलेक्ट्रॉन हो गया, और यह जो वायु है ये तीनों मिलके वाटर बनाते हैं H2O, और साथ में कुछ ऊष्मा भी निकलती है। तो इस पूरे प्रोसेस में आप देख रहे हैं कि कोई भी ग्रीन हाउस गैस का या कोई भी विषैले गैस का उत्सर्जन नहीं हुआ। जो बाई प्रोडक्ट भी है वह या तो वाटर है या तो ऊष्मा है। ना ही यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है और ना ही यहाँ पर उत्सर्जित हो रहा है क्या, तो
CO2 या फिर कोई अन्य ग्रीन हाउस गैस। तो यहाँ पर फ्यूल डालेंगे, जितना जाना होगा एनोड पे चला जाएगा और उतना यहाँ बाहर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ जो सबसे चीज जरूरी है कि हमारे पास हाइड्रोजन आएगा कहाँ से, हाइड्रोजन भी तो लाना पड़ेगा यहाँ से डालने के लिए। तो वो कहाँ से लाएंगे मेरे मित्रों? तो इसके भी दो ही स्रोत हो सकते हैं, या तो हम लोग जीवाश्म ईंधन से यानी कि कोल से ही हम लोग H2 प्राप्त कर सकते हैं। जब कोल का गैसिफिकेशन करते हैं तो वहां से हम लोग को हाइड्रोजन प्राप्त हो सकता है। इसी तरीके से हम लोग नेचुरल गैस यानी कि मीथेन से हाइड्रोजन प्राप्त कर सकते हैं। और जो दूसरा स्रोत होता है वह हमारा है जल अपघटन है। जो दूसरा स्रोत है वो जल अपघटन है। तो अगर आप यहाँ से हाइड्रोजन निकालते हैं इस जीवाश्म ईंधन वाले भाग से मेरे मित्रों, तो इस जब आप कोल का गैसिफिकेशन करेंगे या आप जब मीथेन से H2 निकालेंगे तो यहाँ पर भी तो हानिकारक गैस का उत्पादन होगा। तो भले ही आप इस H2 से बिजली बना लीजिए, लेकिन यहाँ पर तो आपका ग्रीन हाउस का उत्सर्जन तो हो ही गया ना। तो फिर यहाँ से जो हाइड्रोजन उत्पादित होगा और इस हाइड्रोजन से जो बिजली उत्पादित होगा वह कभी स्वच्छ और दक्ष नहीं होगा, क्योंकि उसके एक चरण में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हो चुका है। अगर हमको इसको पूर्णतः ग्रीन बनाना है, इसको पूर्णतः स्वच्छ बनाना है, तो हम लोगों को यह रास्ता लेना पड़ेगा। तो हम लोग जल का अपघटन कर सकते हैं, H2O से भी हम लोग हाइड्रोजन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इस जल अपघटन के लिए हमें बिजली लगती है। और आप जानते हैं बिजली के दो स्रोत हैं, एक नवीनीकृत स्रोत है और दूसरा जीवाश्म ईंधन है। तो जो बिजली हम लोग यहाँ प्रयोग करेंगे वह जीवाश्म ईंधन से नहीं होना चाहिए, यानी कि कोल थर्मल पावर प्लांट से उत्पादित बिजली नहीं होना चाहिए। वो कहाँ से आना चाहिए? तो नवीनीकृत स्रोत से। नवीनीकृत स्रोत का अर्थ है साथियों सोलर पावर प्लांट से, विंड पावर प्लांट से, हाइड्रो पावर प्लांट से वह बिजली आना चाहिए। और उस बिजली का प्रयोग करके जल अपघटन के जरिए हम लोग हाइड्रोजन प्राप्त कर सकते हैं और उस हाइड्रोजन को हम लोग यहाँ ईंधन के रूप में इस्तेमाल करके बिजली बना सकते हैं और अपने पर्यावरण को, अपने आने वाली पीढ़ी को शुद्ध हवा प्रदान कर सकते हैं। तो ये भी तो आपको जानना ही चाहिए मेरे साथियों। तो ये आप देखेंगे और इसको पढ़ लेते हैं जो हम लोगों ने समझा है। एक ईंधन सेल उपकरण है, उपकरण का मतलब डिवाइस है, इट इज अ डिवाइस। यहाँ जो आप देख रहे हैं बिजली बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उपयोग करता है। ईंधन सेल दहन इंजनों की तुलना में अधिक ऊर्जा कुशल होते हैं, एफिशिएंट होते हैं और उन्हें बिजली देने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला हाइड्रोजन विभिन्न स्रोतों से आ सकता है। तो जैसे अभी आप देख रहे हैं अगर हम लोग जल अपघटन के जरिए हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं और जल अपघटन में बिजली की आवश्यकता होगी और अगर बिजली नवीनीकृत स्रोत से आती है तो इस प्रोसेस से प्राप्त हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन ध्यान रखेंगे। और जो आप कोयला से हाइड्रोजन प्राप्त करेंगे उसको ब्राउन हाइड्रोजन कहते हैं और जो आप मीथेन से हाइड्रोजन प्राप्त करेंगे उसको हम लोग कहते हैं तो क्या, ग्रे हाइड्रोजन। अगर आप मीथेन से उत्पादित कर रहे हैं और उस दौरान अगर आप निकलने वाले ग्रीन हाउस गैस को कैप्चर करके अगर उसको जमीन के अंदर डाल देते हैं, यानी अगर आप ग्रीन हाउस गैस और विषैले गैसों को वायुमंडल में नहीं छोड़ते तो वह वही जो ग्रे हाइड्रोजन था अगर तो ब्लू हाइड्रोजन में बदल जाता है। तो ब्लू हाइड्रोजन और ग्रे हाइड्रोजन में अंतर नहीं है, दोनों CH4 से बनते हैं। लेकिन इस दौरान जब यहाँ से निकाला जाता है तो जो हानिकारक गैस होते हैं, जो ग्रीन हाउस गैस होता है वो वायुमंडल में चला जाता है। लेकिन इस दौरान निकलने वाले हानिकारक गैसों को वायुमंडल में जाने से पहले ही दबोच लिया जाता है तो वह ब्लू हाइड्रोजन हो जाता है। तो अगर पूर्णतः इसको ग्रीन बनाना है तो वह ग्रीन हाइड्रोजन से उत्पादित होना चाहिए, न कि ब्राउन से, न कि ग्रे से, न कि ब्लू से। तो अभी पूरे विश्व में जो हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है वह ग्रे हाइड्रोजन से किया जाता है, लेकिन वह पूर्णतः स्वच्छ नहीं है क्योंकि उसके इस प्रक्रिया में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन तो हो ही जा रहा
रहा है। तो ये जो बस आप जर्मनी में, ये जो ट्रेन आप जर्मनी में देख रहे थे, तो वह हाइड्रोजन से चलेगी, और ये जो हाइड्रोजन से चलेगी तो ये लगभग 140 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकती है। और अगर एक बार यहाँ पर जो भी चार्ज हो गया बैटरी, यानी अगर यहाँ पे उतना हाइड्रोजन भर दिया गया जितनी इसकी कैपेसिटी है, तो यह 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। भारत में एक विस्तृत रेल नेटवर्क पाया जाता है और विश्व के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है। और यहाँ की जो ट्रेनें हैं वो बिजली और डीजल और कोयले से चलती है। तो जो बिजली भी आ रही है वो कोल वाला ही है, तो डीजल और कोल से तो सीधे हो ही रहा है। अगर बिजली से भी चल रही है तो बिजली के उत्पादन के दौरान तो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हुआ ही है। अगर इन सब ट्रेनों को हम लोग धीरे धीरे करके अगर यहाँ इनोवेशन देते हैं तो यह भारत के लिए अच्छी बात होगी। साथियों, तो इससे जुड़े अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको जरूर शेयर कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।